वेलकम टू स्टडी 24 जयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके आगामी यूजीसी नेट एग्जाम हो या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न वो देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका अवसर लागत सिद्धांत। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है उसकी क्या एजम्पशन है, उसकी क्या मान्यता है। देखिए अवसर लागत सिद्धांत जो है वो एक तरह से अवसर लागत की अगर हम बात करें, अवसर लागत का मतलब क्या हो गया, किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का जो सेक्रीफाइस किया जाता है, जो त्याग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी है आपकी अवसर लागत सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, वो किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर हेबरलर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए उसकी जो मान्यता है वो इनमें से कोई सी भी नहीं है, मतलब उन्होंने उत्पादन का एक साधन जो श्रम है उसको नहीं माना था। वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो श्रम की मात्रा से लगाया जाता है, श्रम समरूप होता है। ये सारी जो मान्यताएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो क्लासिकल सिद्धांत है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसकी मान्यता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हेजिंग संकेत करता है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अगर हम हेजिंग की बात करें तो हेजिंग एक तरह से क्या बताता है कि जो विनिमय दर होती हैं, एक्सचेंज रेट, भविष्य में विदेशी विनिमय दरों में जो उतार चढ़ाव है उसका जोखिम, उसमें जो रिस्क होती हैं उसको कम करने को एक तरह से हेजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट देखेंगे आंसर तो आपका कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, जो विदेशी विनिमय जोखिम को आवर्त करने का या विदेशी विनिमय दरों में जो उतार चढ़ाव की जोखिम होती है उसको कम करने से संबंधित है आपका हेजिंग। अगला देखिए, आयात की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, या इसको एमपीएम लिख सकते हैं या एमपीआई लिख सकते हैं। तो जो आयात की सीमांत प्रवृत्ति होती है अगर वो बढ़ती है तो जो गुणांक है आपका, ठीक है, कौन सा गुणांक आपका, विदेशी व्यापार गुणांक की अगर हम बात करें, ठीक है, आपका जो विदेशी व्यापार गुणांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS प्लस एमपीएम। ठीक है, जिसमें एमपीएम आपका क्या है, आयात की सीमांत प्रवृत्ति है। अब देखिए अगर एमपीएस या एमपीएम अगर दोनों में से किसी एक में वृद्धि होती है या दोनों में भी अगर वृद्धि होती है तो जो विदेशी व्यापार गुणांक का मूल्य है वो क्या होगा, एक तरह से कम हो जाएगा। तो आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो अगर बढ़ती है इसका मतलब जो मल्टीप्लायर है आपका, ठीक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, उसका मूल्य क्या होगा, घटेगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको लिखा हुआ है, गुणांक पर वही प्रभाव होता है जो एमपीसी में वृद्धि। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम आपकी है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है अगर वो बढ़ेगी तो क्या होगा, गुणक का मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एमपीसी बढ़ने के साथ साथ में मतलब लोग जितना ज्यादा उपभोग के ऊपर खर्चा करेंगे, मल्टीप्लायर जो गुणक है वो उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर हमारे आयात बढ़ते हैं, ठीक है, आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है अगर वो बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में आपका जो मल्टीप्लायर है, गुणक है, उसका मूल्य क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला देखिए, मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए एक के बराबर होती है जो कि मांग वक्र, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ठीक है, कब होगी, मतलब जो हमारा डिमांड कर्व है वो किस तरीके का होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करें, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल आपका होता है इस तरीके से। ठीक है, और मांग वक्र अगर आपका इस तरीके से है, जो इलास्टिसिटी है आपकी वो कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, अगर आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल आपका कैसा होता है, वर्टिकल आपका होगा इस तरीके से।
और वर्टिकल अगर है इसका मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इक्वल टू 0 होती है। इसी तरीके से जो आयताकार अतिपरवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसी कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या होगी, इक्वल टू 1 होती है। इस तरीके से आपका, ठीक है, जब आपका कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय अगर है तो जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, यूनिटरी होगी, इक्वल टू 1 होगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, माध्य के चहुं और तृतीय मोमेंट, ठीक है, आपका जो थर्ड मोमेंट है, निम्नलिखित का माप करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए आपका जो μ1 होता है, प्रथम मोमेंट या जिसको हिंदी में हम परिघात भी कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। ठीक है, आपका जो μ1 होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य होता है। μ2 जो होता है वो आपका होता है प्रसरण होता है, वेरियांस होता है। और μ3 जो होता है, ठीक है, आपका जो तृतीय मोमेंट होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, विषमता, जो स्क्यूनेस होती है, हमारा जो बंटन है वो स्क्यूड है या नहीं है, उसका माप करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीय मोमेंट का। मतलब कोई भी श्रेणी हमारी है वो सममित है या नहीं है, सममित या असममित का माप करने के लिए, मतलब स्क्यूड है, विषमता है उसमें या नहीं है, उसका प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीय मोमेंट का प्रयोग करते हैं, μ3 का। और μ3 का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा डी क्यूब अपॉन एन। या अगर आपकी श्रेणी कैसी है, खंडित श्रेणी है या अखंडित, जिसमें आपके पास में फ्रीक्वेंसी भी है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी की पावर 3 अपॉन एन। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, μ3 जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए μ3 आपका, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, धनात्मक अगर है, इसका मतलब क्या हो गया, जो विषमता है वो कहां पे है, दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर विषमता का मतलब क्या हो गया, दाईं ओर जो एक्सट्रीम वैल्यू है, चरण मूल्य है, वो क्या है, ज्यादा है, जिससे हमारा समांतर माध्य प्रभावित होता है। और μ3 अगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, समांतर माध्य जो है वो ज्यादा है मध्यिका से, और मध्यिका आपकी ज्यादा है किससे, बहुलक से। मतलब बहुलक एक तरह से क्या है, छोटा है। अगर μ3 आपका नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, समांतर माध्य सबसे कम होगा, फिर मध्यिका, और सबसे ज्यादा मूल्य किसका होगा, बहुलक का होगा। बहुलक का मूल्य अगर ज्यादा है उसको हम क्या कहेंगे, बाईं ओर की विषमता वाला बंटन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, अग्रगामी फॉरवर्ड और पश्चगामी संयोजन, बैकवर्ड लिंकेज का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो हैं, अग्रगामी और पश्चगामी संयोजनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका किसके साथ में संबंधित हैं, अनबैलेंस थ्योरी की अगर हम बात करें, अनबैलेंस जो ग्रोथ की थ्योरी है, ठीक है, असंतुलित वृद्धि का आपका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, हर्षमैन के द्वारा। और हर्षमैन ने क्या बताया था कि सभी उद्योगों में या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ जो सेलेक्टेड आपकी इंडस्ट्रीज हैं, क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही क्या करना चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, जो आगे क्या करेगा, दूसरे और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। अब देखिए, जैसे इसमें अग्रगामी संयोजन की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब क्या हो गया कि किसी एक उद्योग में जो माल बन रहा है, निर्मित माल है, अगर वो जहां पे भी कच्चे माल की तरफ प्रयोग किया जाएगा, रॉ मटेरियल के रूप में अगर यूज किया जाएगा, तो उस उद्योग का भी क्या होगा, विकास होगा। जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर आयरन इंडस्ट्री लगाते हैं, लोहा उद्योग लगाते हैं, तो लोहा उद्योग लगाने से क्या होगा कि लोहे को जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उनका भी क्या होगा, विकास होगा। अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि इसमें लोहा उद्योग में, लोहा उद्योग को अगर डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो लोहा उद्योग में जो चीज बन रही है वो कच्चे माल के रूप में जहां पे भी प्रयोग होगी उसका भी क्या होगा, विकास होगा। जैसे कि लोहे का जो प्रयोग है कच्चे माल के रूप में कहां पे होगा, आपका जो रेलवे है,
ठीक है, रेलवे उद्योग में उसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब जो फॉरवर्ड लिंकेज आपका अग्रगामी संयोजन है वो क्या कहता है कि किसी एक क्षेत्र का विकास होने से, एक उद्योग का विकास होने से उसमें जो माल बन रहा है वो कच्चे माल के रूप में जहां पे भी प्रयोग किया जाएगा उसका भी साथ साथ में विकास होगा। इसको कहते हैं अग्रगामी। पश्चगामी का मतलब क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट। का किसी इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होता है, किसी उद्योग का विकास होता है, तो ऐसे उद्योग का भी विकास होगा जो उसको क्या करता है, कच्चा माल देता है। जैसे कि लोहा उद्योग का अगर विकास होता है तो लोहा उद्योग का विकास होने के साथ साथ में उसको कच्चा माल कौन देगा, कोयला। तो कोयला उद्योग का भी क्या होगा, साथ साथ में विकास होगा, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज, पश्चगामी संयोजन कहते हैं। तो ये आपका जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, ठीक है, वृद्धि का जो असंतुलित सिद्धांत है जो हर्षमैन के द्वारा दिया गया है उसके साथ में संबंधित है। अगला है, यदि थीटा 2 की तुलना में प्रतिदर्श सांख्यिकी सैंपल स्टैटिक आपका है वो है थीटा 1 ज्यादा दक्ष, ठीक है, दक्ष आकलक मतलब इफिशिएंट एस्टिमेटर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो देखिए इफिशिएंट इसको किसको कहते हैं हम, जो हमारा दक्ष आकलक है उसका मतलब क्या हो गया, उसमें जो वेरियांस है, प्रसरण है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिसमें वेरियांस या जिसको हिंदी में हम प्रसरण कहते हैं कम होगा उसको ज्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाता है, ज्यादा दक्ष आकलक कहा जाएगा। तो देखिए यहां पे पूछा हुआ है कि Q2 या ये थीटा 2 की तुलना में थीटा 1, मतलब हम कह रहे हैं कि जो आपका थीटा 1 है उसमें जो वेरियांस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। थीटा 1 इफिशिएंट एस्टिमेटर दक्ष आकलक कब होगा, जब थीटा 1 में जो वेरियांस है वो क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में कम होगा, थीटा 2 के कंपैरिजन में। मतलब जो आपका बेस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर है वो कौन सा होगा, जिसमें वेरियांस कम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो प्रतिदर्श सांख्यिकी आपका है सैंपल स्टैटिक, उसका जो आकलक है एस्टिमेटर वो क्या है, थीटा 1। तो थीटा 1 जो है वो इफिशिएंट कब होगा, जब थीटा 1 में वेरिएंस जो है वो कम होगा। किसके कंपैरिजन में, दूसरे के कंपैरिजन में। तो थीटा 1 का जो वेरिएंस है वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, थीटा 2 के कंपैरिजन में। तो इसको हम क्या कहेंगे, दक्ष आकलक कहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए, स्वर्णिम युग गोल्डन एज प्राकल्पना किसके साथ सरोकार रखती हैं। तो गोल्डन एज का जहां पे भी नाम आ जाएगा उसका मतलब जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट कौन है उस समय, जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, जॉन रॉबिन्सन ने क्या बताया एक तरह से कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, सतत वृद्धि दर की हम बात करें तो वो कब होगी, जब जो डिजायर्ड रेट है वो किसके बराबर होगी, पॉसिबल रेट। ठीक है, या जो वारंटेड रेट है वो नेचुरल रेट के अगर बराबर होती हैं तो ये कौन सी अवस्था होगी, आपकी स्वर्णिम युग की अवस्था होगी। जो अभिष्ट समृद्धि दर है वो प्राकृतिक समृद्धि दर के अगर बराबर होती हैं तो इसको उन्होंने क्या कहा था, स्वर्णिम युग कहा था, गोल्डन एज की कंडीशन कहा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, लोरेंज वक्र के बारे में है, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन के लिए लोरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका लोरेंज कर्व है, लोरेंज वक्र है, उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आय वितरण में समता या असमानता, ठीक है, समानता या असमानता, विषमता का माप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोरेंज वक्र का। ये एक तरह से अपकिरण को मापने की बिंदु रेखी विधि है, डिस्पर्जन जो होता है उसको मेजर करने की ग्राफिकल मेथड आपकी कौन सी है, लोरेंज कर्व। तो आय वितरण में समानता या असमानता को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था 1905 में लोरेंज वक्र, उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस बंटन का फलन माध्य, ठीक है, माध्य आपका क्या हो गया, मीन, और ये आपका है प्रसरण, वेरिएंस जिसको हम कहते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका स्क्वायर होता है वो बराबर कब होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कब बराबर होंगे। तो देखिए जब हम
थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आपका एक बाइनोमियल होता है, एक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक आपका होता है पॉइजन। ठीक है, तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होगा, मीन और वेरिएंस क्या होगा, बराबर होगा। देखिए मीन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, n इंटू पी करके। ठीक है, और जो आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ये आपका एनपीक्यू आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका अगर हम रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा नहीं ये एनपीक्यू ये तो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। और स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब ये दोनों बराबर जो हैं वो कब होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि देखिए ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, इक्वल टू 1। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसमें किसी बहुत बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब प्रोबेबिलिटी को हम किससे लिखते हैं, पी से। और प्रायिकता जब 0 के बराबर होती है इसका मतलब उसकी नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, लगभग 1 के बराबर होगी। इसलिए क्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, जो 1 के इक्वल होती है। इसलिए अगर आप एन पी को अगर आप क्यू मतलब क्यू का मतलब 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एन पी आएगा। इसका मतलब एन पी आपका जो वेरिएंस होता है वो इस मीन के इक्वल होता है। किस में इक्वल होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन वितरण में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमें यहाँ पूछा हुआ था कि जो माध्य आपका है मीन, वो प्रसरण वेरिएंस के बराबर कब, प्रसरण एक बराबर कब होता है। ठीक है, दोनों बराबर कब हो गए, मतलब आपका जो माध्य है मीन, या एक्स बार आप लिख लो इसको, और ये आपका है प्रसरण। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दोनों इक्वल जो हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी घटना घटने की जो प्रायिकता होती है पी, वो आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत कम का मतलब वो लगभग किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, लगभग 0 के बराबर होती है, बहुत कम होती है। इसलिए आपकी जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसमें 1 होती है। मतलब पी अगर किसी घटना घटने की प्रायिकता, सफलता को अगर हम बता रहे हैं, तो जो असफलता है, किसी नहीं घटने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, उसको हम कैसे लिखेंगे, क्यू। और क्यू की वैल्यू इसमें क्या होती है, 1 होती है। जबकि आपका जो मीन होता है वो आता होता है एनपी, और प्रसरण आपका क्या होगा, एनपीक्यू। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट एनपीक्यू होता है, इसलिए प्रसरण क्या होगा, एनपीक्यू। और एनपी और एनपीक्यू बराबर कब होंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1, इसलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।